हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर में इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। इसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of its मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की वजह से वर्क करने की कैपेसिटी को कंटेन करता है तो हम उसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। एक सिंपल सा एग्जांपल बोलते हैं कि सपोज आपको कोई दरवाजा तोड़ना है। आपके पास दो ऑप्शन है, भाई दरवाजे के पास खड़े रहिए और धक्का लगाइए या फोर्स अप्लाई करिए, क्या दरवाजा टूटेगा? या तो आप दो स्टेप पीछे जाइए और दौड़ के धक्का मारिए। कौन से ऑप्शन में दरवाजा टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है? आप बोलोगे सर सेकंड ऑप्शन में। बस बच्चों, यहाँ पे ही काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब कि मोशन की वजह से काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। यह है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पे m होगा मास, v होगा वेलोसिटी। यहां से हम काइनेटिक एनर्जी की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज द हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यह है काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन फ्रॉम द इक्वेशन। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का और इक्वेशन डिराइव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। तो क्या करना होगा हमें? यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई करना है और मास से डिवाइड करना है। इस इक्वेशन को हमने मास से मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर बना, नीचे 2m। अब बच्चों, एम भी आपको पता है मोमेंटम होता है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा? पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। बच्चों, ये मोमेंटम फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब वेव नेचर ऑफ पार्टिकल पढ़ोगे तब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना होगा और आपको मोमेंटम के वैल्यू गिवन है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से मोमेंटम को ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अंडर रूट 2km आपको मिलेगा मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और आप लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी लगा के आप डी ब्रोगली वेवलेंथ डिराइव कर सकते हो। और आप ये 11th केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो और 12th फिजिक्स में भी पढ़ोगे। बात करते हैं बच्चों क्वांटिटी के बारे में। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट है जूल और अर्ग है। जूल एमकेएस यूनिट है तो अर्ग सीजीएस यूनिट है। बच्चों, ये दोनों का रिलेशन कुछ इस तरह से है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो रहेगा m1l2t-2, m1l2t-2। ओके, अब बात करते हैं वर्क एनर्जी थियरम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यह है हमारा वर्क एनर्जी थियरम। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होता है तो ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क होता है, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट या वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। व्हाट हैपन? इट्स एनर्जी गेट्स चेंज। इट इज नोन एज द वर्क एनर्जी थियरम। तो ये जो वर्क एनर्जी थियरम है वो वर्क एंड एनर्जी का रिलेशन शो करता है। बच्चों, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम वेरिएबल फोर्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं और कांस्टेंट फोर्स के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। तो देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। ओके, तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट फोर्स के लिए हमें डिराइव करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? सोचेंगे कि पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग
अंडर इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ओके, कांस्टेंट फोर्स की इफेक्ट में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v स्क्वेयर माइनस वी नॉट स्क्वेयर टू ए डी। आपको पता है कि v क्या होता है, इट इज द फाइनल वेलोसिटी। v नॉट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होगा, एक्सेलरेशन, और d क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, साले सिंपल हाफ m मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, बोथ साइड। तो क्या रहेगा इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर इक्वल टू हाफ एम टू ए डी। यहाँ 2 से 2 कट गया, और हाफ एम वी स्क्वेयर को हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर को हम लिख लेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और मास इनटू एक्सेलरेशन जो हो जाएगा फोर्स। तो के एफ माइनस के आई इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों के एफ माइनस के आई क्या होता है, तो आपको पता है कि के एफ माइनस के आई होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो रहेगा डेल्टा के। और ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है उसे हम बोलते हैं वर्क। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम विद द कांस्टेंट फोर्स। बच्चों बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर, मतलब कि हमें W इज इक्वल टू डेल्टा के डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ वर्क डन विद द वेरिएबल फोर्स। तो बच्चों हमें पता है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, W इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां पे ये इनिशियल लिमिट होगी और ये फाइनल लिमिट होगी। ओके, अगर हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लिमिट होगी पोजीशन की एक्स आई और एक्स एफ। क्लियर, क्लियर। एफ क्या होता है बच्चों, एफ होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन के बदले हम प्लेस करेंगे dv बाय dt। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन आई टू एफ एम dv बाय dt इंटू dx। बच्चों dx अपॉन dt, इस इक्वेशन के अंदर हम dx अपॉन dt को लिखेंगे तो ये बनेगा वेलोसिटी। ओके, तो हमारा वर्क का इक्वेशन कुछ इस तरह से बनने वाला है। क्या बनेगा, एम वी इंटू डी। क्लियर। अब हमें लिमिट्स लिखनी है। आई के बदले क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और एफ के बदले लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी वी एफ, क्योंकि अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो वी के रिस्पेक्ट में होने वाला है। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, मास, तो ऑब्जेक्ट ऑफ मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मास को बाहर लिखिए, यहाँ वी आई टू वी एफ वी इंटू डी वी। ओके, अब v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वेयर बाय 2, यहाँ पे vf और यहाँ पे vi। इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे होने वाला है vf स्क्वेयर बाय 2 माइनस vi स्क्वेयर बाय 2। m को मल्टीप्लाई कर देंगे इनसाइड में, तो हाफ m vf स्क्वेयर माइनस हाफ m vi स्क्वेयर। बच्चों हाफ m vf स्क्वायर जो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड हाफ m vi स्क्वायर होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W क्या होगा, kf माइनस ki, इसे आप बोलते हो डेल्टा के। तो ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल फोर्स। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। Work done in taking object from one position to the other depends only on initial and final position and not on path connected them. Force applied for this work done is known as the conservative force.
मतलब बच्चों जब हम वर्क करते हैं तो क्या करते हैं, पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर मूव करते हैं। ओके, तब ये जो वर्क डन है वो पाथ ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तब उस वर्क के ड्यूरिंग हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। जनरली ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड फोर्स है। ओके, फील्ड फोर्स क्या है तो आपको पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। सपोज आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड से एच हाइट पे है, यानी एच इक्वल टू एच हाइट पे है, इसका मास एम है, आप इसको फ्री फॉल करवा रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आने वाला है, सीधा नीचे आएगा। क्या ये ऑब्जेक्ट इस तरह से पाथ पे, ये अपना पाथ, ये जो जिगजैग पाथ है वो जिगजैग पाथ पे नीचे आएगा? नहीं, उसका पाथ फाइनल और इनिशियल पोजीशन को ही कनेक्ट कर रहा है बच्चों। ओके, और ये जो वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। आप आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हो। तो बच्चों ये जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बनेगा, कंजर्वेटिव फोर्स बनेगा। क्लियर? बात करते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। तो वर्क डन इन टेकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन is depends on the path of motion, then force applied during that work done is known as the non conservative force। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको पता है कि जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रिलेटिव मोशन करेगी तब उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा। ओके, और ये जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस भी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज द कॉज ऑफ एनर्जी लॉस। ओके, और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल तो आपको पता है सारे फील्ड फोर्सेस हैं, जैसे हमने बता दिया आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट और बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, इट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जनरली पोटेंशियल एनर्जी का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो आपने कभी डैम देखे होंगे, क्योंकि भाई डैम के ऊपर या रिजर्वेयर में वाटर स्टोर होता है। ओके, जब हम डैम में से वाटर को रिलीज करते हैं ना, तो डाउनवर्ड्स में जो टरबाइन होता है उसका रोटर क्या करता है, रोटेशन में आता है और हमें वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो हम क्या करते हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं मैकेनिकल में और वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, तो ये होता है यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एफिशिएंसी टू डू वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन which is known as the potential energy। पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी में फर्स्ट टाइप हम स्टडी करने वाले हैं आज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे है और इस ग्राउंड लेवल से हमें उसको एच हाइट पे लेके जाना है। ओके, तो हमने कुछ वर्क किया है, हम उसको इस हाइट पे लेके गए। अब सपोज हम यहाँ से उसको रिलीज कर देंगे तो ये अपने आप नीचे आएगा। ओके, आप समझ सकते हो कि अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट पे लेके जाना है तो हमें वर्क करना पड़ा, बट नीचे आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने जो वर्क किया है वो वर्क इसके अंदर एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। ओके, तो क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन राइजिंग द ऑब्जेक्ट टू द हाइट एच। ओके, एम मास के ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक राइज करने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर होता है उसका नेगेटिव वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों देखते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मास एम वो क्या होगा, एफ इक्वल टू एम जी। ओके, हमें क्या करना है, हमें इस हाइट से
यानी h इक्वल टू 0 से h इक्वल टू h हाइट तक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। ओके, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स डॉट डी। तो यहाँ पे W होगा एफ डी कॉस थीटा। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बच्चों ये जो वर्क डन आएगा उसका नेगेटिव क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं, पहले तो वर्क फाइंड कर लेते हैं बच्चों। फोर्स क्या होगा यहाँ पे mg, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा यहाँ पे h है तो यहाँ पे h लिख देंगे, और कॉस रहेगा यहाँ पे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगने वाला है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, ऊपर की ओर, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री है। तो आपका W क्या मिलेगा, mgh। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो होगा mgh। याद रखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट का फंक्शन है। जैसे हाइट वेरी होगी उसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी होगी। ओके, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं बच्चों। सपोज आपने छोटी सी हाइट के लिए ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, मतलब आपने छोटा सा वर्क किया, आपने छोटा सा एनर्जी यूज किया, तो यहाँ पे छोटा सा एनर्जी स्टोर होगा। आप थोड़ी और हाइट तक ले गए, आपने थोड़ा और ज्यादा वर्क किया, आपकी थोड़ी और एनर्जी यूटिलाइज हो गई, तो इसके अंदर थोड़ी ज्यादा और एनर्जी स्टोर हो गई। मतलब जितना हाइट पे जाओगे, जितना ऊपर जाओगे, उतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। ओके, तो इसी के लिए तो बच्चों क्या होता है कि हम कोई बॉल को कैच करते हैं ना, तो कम हाइट से कैच करना इजी होता है। ओके, बट ज्यादा हाइट से उसे कैच करना क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ओके, और उस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करने के लिए हमें ज्यादा इफोर्ट लगाना पड़ता है, हमें ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड डिराइव F इक्वल टू माइनस du बाई dx। तो बच्चों हमें पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड में जब हम वर्क करते हैं तो वर्क डन डिपेंड्स करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, दिस नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ द मोशन। तो समझते हैं कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। सो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स is equal to negative of potential energy। okay, according to definition of the gravitational potential energy। तो बच्चों यहाँ पे W is equal to क्या होगा, माइनस डेल्टा U होगा। बट वी आर नोइंग दैट कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो फोर्स है वो वेरिएबल होता है। ओके, और वेरिएबल फोर्स का वर्क इक्वेशन क्या होगा, तो वर्क डन का इक्वेशन तो ये होता है इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। ओके, जिसका लिमिट कहां से कहां होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का होगा। बच्चों इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों वाइस वर्सा है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये आएगा डेल्टा W बाई डेल्टा x हो जाएगा, और यहाँ पे होगा f ऑफ x। बच्चों डेल्टा W क्या होता है, डेल्टा W होता है माइनस डेल्टा U। तो हम यहाँ पे लिख देंगे f ऑफ x इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाई डेल्टा x। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ले लेंगे, ओके, टेकिंग अ लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो हमें मिलेगा f ऑफ x इक्वल टू माइनस du बाई dx। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट, इसे हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू फोर्स, ओके, विच इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो याद रखिए बच्चों, कोई भी चीज
यानी कोई भी क्वांटिटी अगर डिस्टेंस के साथ वेरी होती है तो हमें क्या मिलता है, उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट मिलता है। और अगर कोई क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो हमें क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज मिलता है। यहाँ पे du/dx से जो हमें इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, जो फोर्स होता है। ओके, ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन।